नमस्ते बच्चों, आप लोगों को पिछला वीडियो तो याद ही होगा जिसमें हमने ज्योग्राफी का लेसन नंबर 9 एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था। और उस वीडियो में हमने देखो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। एग्रीकल्चर में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस आते हैं वो हमने डिस्कस किया था और सबके बारे में एकदम डिटेल में देखा था। जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री, उसमें डेयरी फार्मिंग देखा था, शिप एंड गॉड ट्रेडिंग आप सभी को याद तो होगा ही। फिर पोल्ट्री देखा था, बी कीपिंग, नर्सरी, पीसी कल्चर, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी थी और लास्ट में ग्रीन हाउस फार्मिंग के बारे में भी आप लोगों को बताया था। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। यहाँ पे हम लोग फार्मिंग के टाइप्स देखेंगे। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, दो टाइप होते हैं मेनली फार्मिंग के, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज, देखते जाइएगा अपने टेक्स्ट बुक में, ठीक है। पहला क्या है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, और दूसरा क्या है स्टूडेंट, कमर्शियल फार्मिंग। ओके, तो नाम से इसको आप याद करने की कोशिश करो, मतलब उसको समझने की कोशिश करो। सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब क्या होता है, वो फार्मिंग जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जीवन का निर्वाह कर सकते हैं। यानी कि उस फार्मिंग की हेल्प से हमको इतना तो वो खेती में उग ही जाएगा कि हम अपना जीवन चला सके, मतलब हमको किसी और पर डिपेंड ना रहना पड़े। ओके, तो वो क्या हो गया, सबसिस्टेंस फार्मिंग। ओके, जिसमें एक परिवार जो है अगर वो ये फार्मिंग करता है, सबसिस्टेंस फार्मिंग, तो उसका भरण पोषण हो सकता है, उसको बाहर कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ओके, और कमर्शियल फार्मिंग से आपको समझ में आता रहेगा। कमर्शियल मतलब क्या, वो फार्मिंग जो ना पैसे कमाने के लिए किया जाए, मतलब एक ऑक्यूपेशन के तौर पे, ठीक है, कि हम उस खेती को करेंगे तो हमको उससे क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, ठीक है, हम उससे पैसे कमाएंगे। ओके, सो दैट इज योर कमर्शियल फार्मिंग। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ रहेगा। तो मेनली टू टाइप होते हैं, सब्सिस्टेंस एंड कमर्शियल। तो सब्सिस्टेंस में भी दो टाइप के होते हैं फार्मिंग, एक तो होता है इंटेंसिव फार्मिंग और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, तो अभी ये सब होता क्या है मैं आपको एक एक करके बताऊंगी और इसमें भी थोड़ा सा इधर देख लेना, ये चार्ट याद करके रखो। अगर एग्जाम में आया स्टूडेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जैसे अभी एक 1 और 2 सेंटेंस में क्वेश्चन आता है ना कि आप मतलब आंसर लिखो, ठीक है, ऐसे आता है ना, तो वहाँ पे टाइप्स ऑफ फार्मिंग पूछ दिया तो आपको एटलीस्ट इनके पॉइंट्स तो याद होने ही चाहिए, और उसके अंदर क्या है वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगी। ठीक है, तो दो टाइप के फार्मिंग होते हैं, चलो आपको याद करवाती हूँ। पहला है सब्सिस्टेंस, दूसरा क्या है, कमर्शियल। ओके, तो सब्सिस्टेंस में भी दो टाइप के फार्मिंग आते हैं, एक तो इंटेंसिव फार्मिंग, दूसरा क्या आता है स्टूडेंट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, याद रहेगा, इंटेंसिव और शिफ्टिंग। और कमर्शियल में 4 टाइप के फार्मिंग आते हैं। पहला एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, सेकेंड प्लांटेशन फार्मिंग, थर्ड मार्केट गार्डनिंग और लास्ट वन इज हॉर्टिकल्चर। ओके, तो ये पॉइंट्स आप लोग एटलीस्ट पॉइंट्स लर्न करके रखो। ओके, चलो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ पे सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में देखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन आर द 2 टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग। देखो स्टूडेंट्स, ये जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है इसका नाम यहाँ पे ट्रेडिशनल फार्मिंग भी दिया गया है, ठीक है, तो आप उसको वो भी बोल सकते हो। तो इसमें 2 टाइप के फार्मिंग आते हैं, एक तो शिफ्टिंग, दूसरा इंटेंसिव, जो मैंने आपको पहले भी बताया है। सो इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है, देखो इंटेंसिव फार्मिंग इज कैरिड आउट in one and the same farm for years together. In shifting cultivation, every year a new area is chosen for a cultivation. After a specific period of time, old areas are again used for cultivation. देखो बच्चों, यहाँ पे आपको एक इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में बताया जा रहा है। इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, एक ही प्लेस पे, मतलब एक ही खेत जो रहता है वहाँ पे हर साल क्या किया जाता है, खेती किया जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा सालों तक वहाँ पे खेती किया जाता है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, शिफ्टिंग नाम से याद रखो ना, शिफ्टिंग क्या होता है, शिफ्ट होना, है ना। जैसे हम क्या कर रहे हैं, एक जगह पे मतलब खेती कर रहे हैं, ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम खेती कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा हो सकता है कि 1 साल बाद या फिर 2 साल बाद हम क्या करेंगे, दूसरी जगह ढूंढेंगे खेती करने के लिए। तो ये क्या हो गया, शिफ्टिंग, यानी एक जगह पे किया फिर अभी दूसरी जगह पे जाकर के करेंगे। ओके, तो वो क्या होगा स्टूडेंट बताइए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इंटेंसिव फार्मिंग तो मैंने आपको बताई। चलिए अभी एक एक के बारे में एकदम डिटेल में देखते हैं स्टूडेंट, पूरा इसके फीचर्स वगैरह सब कुछ देखेंगे कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और शिफ्टिंग फार्मिंग भी देखेंगे। ओके, तो सब लोग तैयार हो, बस ध्यान से सुनते जाना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है सुनिएगा, इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके,
तो गेटिंग मैक्सिमम प्रोडक्शन फ्रॉम अ मिनिमम एरिया इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग। देखो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इंटेंसिव फार्मिंग का, कि आपके पास एरिया क्या है, मिनिमम है, ओके, एक लिमिट में है आपके पास एरिया, ओके, और उसी में आप ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हो, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग का ये एक कैरेक्टरिस्टिक है कि कम प्लेस में हम क्या चाहते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन करना, ओके, क्लियर है, आपको समझ आया। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इंटेंसिव फार्मिंग का। सुनिएगा यहाँ पे, ड्यू टू लार्ज पॉपुलेशन और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड पर हेड होल्डिंग इज स्मॉल। देखो बच्चों अभी ऐसा क्यों होता है, देखो या तो ऐसा हो सकता है कि किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या हुआ है कि जो खेती है, मतलब खेती का जो प्लेस है वो कम है और जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है, ठीक है, इसीलिए तो ऐसा ट्राई किया जाएगा ना कि कम प्लेस में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाए। अगर लोग कम है तो उतने प्लेस में उनके खाने के लिए भरपूर हो जा रहा है, नहीं चाहिए, बस उतने में काम हो जा रहा है, ठीक है, तो वो कोशिश नहीं की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके। लेकिन अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है और प्लेस कम है तो वहाँ पे क्या प्रयास किए जाएंगे कि उसी लैंड में इतना अनाज उगा लिया जाए कि इन लोगों का जो पेट है वो भर सके। समझ में आ रहा है आपको। तो इसमें क्या होता है, इसमें ना जो पर हेड होल्डिंग मतलब लैंड है वो क्या होता है, इज स्मॉल होता है। पर हेड होल्डिंग लैंड मतलब क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि ज्यादा लोग रहेंगे, देखो ज्यादा लोग हैं और खेती कम है तो सबके भाग में थोड़ा थोड़ा ही आएगा ना। जैसे आप ही सोचिए ना, एक रोटी है, सुनो एक रोटी है, थोड़ा सा एग्जांपल देती हूँ रोटी का, तो आप सोचेंगे कि खेत और रोटी कहाँ से आ गया, पर समझाने के लिए चलो रोटी छोड़ दिया, केक है ना, मॉडर्न टाइम का लेते हैं। तो केक है आपके पास, अभी उस केक के हिस्सेदार कौन कौन है, बस 2 ही लोग हैं, तो ज्यादा मिलेगा, आधा करेंगे, आधा तुम ले लो, आधा ये ले लेंगे। लेकिन वहीं उस केक को खाने वाले 4 हो गए, तो बताओ क्या उतना मिल पाएगा, आधा नहीं मिलेगा। अभी आधा में क्या भाई, आधा करेंगे तो आधा तुम लो, आधा तुम लो, आधा तुम लो, आधा तुम लो, है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब लोग बढ़ रहे हैं तो जो केक का भाग है वो क्या हो जा रहा है, कम होता जा रहा है। उसी तरीके से जब जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो जो वो लैंड है, लैंड तो लिमिटेड है, वो फिक्स है कि उतना ही है, लेकिन ये पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है, ठीक है, तो पर हेड होल्डिंग लैंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट वन इज दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज मोस्टली सीन इन डेवलपिंग रीजन्स। और इस टाइप की फार्मिंग हमें कहाँ पे देखने के लिए मिलता है, तो जो डेवलपिंग रीजन्स होते हैं, यानी जहाँ पे अभी विकास हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमको ये देखने के लिए मिलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में पूछ दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स उसके बताओ, तो क्या बताओगे, है ना, इसीलिए याद करके रखो। अभी आप सोचोगे कि इतनी जल्दी कैसे याद हो जाएगा, हाँ मैं भी जानती हूँ कि एक बार में पढ़ने से याद नहीं होता है, लेकिन मेरे पढ़ाने के बाद आप फिर से इसको पढ़ तो सकते हो, समझने की कोशिश तो कर सकते हो, थोड़ा समय तो देना पड़ेगा ना। चलिए आगे देखते हैं। फार्म प्रोडक्शन इज सफिशिएंट ओनली फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। देखो बच्चों यहाँ पे इस फार्मिंग में क्या होता है, जो खेत में प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, तो वो बस किन के लिए सफिशिएंट होता है, ओनली फॉर अ फैमिली, मतलब वो लोग उसको बेच नहीं सकते क्योंकि इतना अनाज उगता ही नहीं है, बिकॉज लैंड क्या है, लिमिटेड है, ओके, एंड पॉपुलेशन इज मोर, लैंड इज लेस। तो बताओ यहाँ पे कहाँ ज़्यादा उगेगा ही नहीं ज़्यादा, तो वो लोग कैसे बेचेंगे। तो इस फार्मिंग में क्या होता है कि जो भी खेत में उग पाता है वो बस एक फैमिली के लिए ही सफिशिएंट होता है, ओके, मतलब उनकी ज़रूरतें उससे पूरी हो सकती हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग मतलब यही कि एक ही परिवार उससे, मतलब परिवार के लिए ही बस भरपूर होगा, बाकी वो लोग उसके ऊपर नहीं होगा कि वो लोग उसको क्या कर सके, बेच सके। फिर यहाँ पे लास्ट में है कि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द कल्टिवेटर एंड हिज फैमिली आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द फार्मिंग। यानी इस फार्मिंग में क्या होता है स्टूडेंट, जो खेती करने वाले लोग होते हैं उनकी जो फैमिली होती है वो टोटली डिपेंड होते हैं इसी एग्रीकल्चर के ही ऊपर, इसी फार्मिंग के ऊपर। उनका और कोई दूसरा कोई ऑक्यूपेशन नहीं होता है, उनको खेती के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ता है। एज फार्म प्रोडक्शन इज लो द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर इज ऑल्सो पुअर। यानी कि फार्म प्रोडक्शन क्या होता है, इसमें लो होता है, राइट, इसके लिए जो इनकी इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक जो स्थिति है, ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब पैसा, ठीक है, इकोनॉमिक मतलब पता है ना, अर्थशास्त्र कहते हैं इकोनॉमिक्स को, ओके, तो वही मतलब इनका जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक रहती है, इतना तो है कि वो अपने खा पी सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, पर मतलब जो भी अभी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड है तो उसको वो पूरा नहीं कर सकते, ठीक है,
कोई सोचे कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, इस फैमिली से बिलोंग करने वाला, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनकी आर्थिक स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती पर ठीक ठाक है। समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आपको टेरेस फार्मिंग दिखाया गया है। ये देखो क्या किया जा रहा है खेतों में। देखो मतलब ये जो पहाड़ी हिली वाले ऐसा लग रहा है हिल है, मतलब थोड़ा पहाड़ है और उसके ऊपर देखो ऐसे करके सीढ़ियाँ बना दी गई हैं, ठीक है। तो ये कौन से टाइप के फार्मिंग में आता है, तो ये इंटेंसिव फार्मिंग में आता है। कौन से फार्मिंग में स्टूडेंट? इंटेंसिव, क्योंकि देखो ना इंटेंसिव के नीचे ही तो ये चित्र दिखाया गया है, तो इंटेंसिव में ही आएगा ना। यहाँ पे देखो कैसे सीढ़ियाँ बनाई गई और उसके ऊपर कैसे फसलें उगाई गई हैं, आप लोग देख सकते हो। देखो यहाँ पे भी है वैसा, फिर यहाँ पे भी है कि नहीं। तो ये हो गया टेरेस फार्मिंग। तो अगर आपसे टेरेस फार्मिंग के बारे में पूछा तो आप लोग बता सकते हो ना, ऐसा सीढ़ी बनाया जाता है और फिर उसमें फसलों की बुवाई की जाती है, तो वो हो गया आपका टेरेस फार्मिंग। और चाहो तो फिगर भी बना करके दिखा सकते हो। चलो स्टूडेंट कुछ और चीज़ें यहाँ पे जानते हैं इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में। तो इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मोस्टली एनिमेट एनर्जी इज यूज्ड, यानी कि इस फार्मिंग में क्या होता है, एनिमेट एनर्जी, यानी कि कोई मशीन वगैरह इसमें यूज़ नहीं किया जाता है। मोस्ट ऑफ क्या यूज़ किया जाता है ना, एनिमेट यानी कि जैसे हम मतलब हम मेहनत करें, यानी कि इंसानों की जो एनर्जी होती है उसको यूज़ किया जाता है। कोई मशीन्स वगैरह इसमें यूज़ नहीं की जाती हैं। एंड बिसाइड द सीरियल्स वेजिटेबल्स आर ऑल्सो ग्रोन टू सम एक्सटेंट, यानी कि इसमें क्या होता है, सीरियल्स के अलावा यानी कि अनाजों के अलावा जो सब्जियां होती हैं वो भी इसमें उगाई जाती हैं। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को। तो ये पूरा किसका था, इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में मैं आपको बता रही थी, ओके, जो किसमें आता है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में आता है, ओके। अब यहाँ पर हम किसकी बात करेंगे स्टूडेंट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। सो दिस इज वेरी इजी, आपको फटाक से समझ में आ जाएगा क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है शिफ्ट करना है। क्या शिफ्ट करना है, खेती को शिफ्ट करना है, आज यहाँ पे कल वहाँ पे, परसों वहाँ पे, नरसों वहाँ पे, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, लिसन केयरफुली। शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ कल्टीवेशन। देखो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है हिस्ट्री के बारे में कि ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये कोई मॉडर्न टाइम का कल्टीवेशन नहीं है, मॉडर्न टाइम की कोई खेती नहीं है, बल्कि ये बहुत पुरानी है, प्रिमिटिव यानी कि बहुत पुरानी है। पहले लोग ऐसे ही खेती किया करते थे। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा 5th और 6th स्टैंडर्ड में, जो लोग थे इंसान, ठीक है, आदि मानव, पता है ना, तो वो ऐसे ही घूमा करते थे, जंगल जंगल घूमा करते थे। फिर उनको धीरे धीरे खेती के बारे में पता चला, तो उन्होंने क्या किया, खेती के बारे में जब उनको पता चला कि अगर हम खेत में अनाज उगाएंगे तो उससे क्या होगा, मतलब अनाज उगेगा और फिर हमको वो खाने के लिए मिलेगा। तो धीरे धीरे उनको ये भी पता चला, तो वो क्या करते थे, अलग अलग जगह पे खेती किया करते थे। फिर उनको समझ में आया कि अगर मान लो खेती, जैसे हम लोग गेहूँ वगैरह लगाते हैं, तो गेहूं लगा करके खेत में हमने गेहूं लगा दिया, ठीक है, और फिर वहां से चले गए, तो ऐसे थोड़े ना होता है। गेहूं की देखभाल करनी पड़ेगी, जब वो फसल पकेगी तो हमें उसे काटना पड़ेगा, फिर जाके उससे हमको गेहूं मिलेगा ना, ऐसा ही होता है। तो फिर लोगों को धीरे धीरे समझ में आया कि वो उनको वहीं पे रहना चाहिए। अगर वो ये अनाज वगैरह उगाते हैं तो फिर धीरे धीरे लोग क्या होते गए, ये होते गए, मतलब स्थायी होते गए। स्थायी मतलब एक जगह पे रहने लगे, किसके कारण, तो खेती के ही कारण, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे, उपजाऊ जमीन को ढूंढते थे। उपजाऊ मतलब क्या, जो फर्टाइल लैंड होता था, जहाँ पे क्या हो सकता है, अनाज अच्छे से उग सकता है, ठीक है। तो उनको ये भी समझ में आया कि जो नदियों के किनारे के लैंड होते हैं ना, ओके, वो क्या होते हैं, ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। तो वो लोग वहाँ पे घर बना करके रहने लगे, है ना, क्योंकि खेत है तो खेत को तो छोड़ के जाएंगे नहीं, वहाँ पे रहना पड़ेगा आपको, 1 साल तक तो रहना पड़ेगा, ओके, क्योंकि अलग अलग उसमें आप रोपाई करोगे अलग अलग फसलों की, क्रॉप्स की, तो वो उगेंगी, फिर उनको काटना पड़ेगा, उनसे अनाज मिलेगा। समझ में आ रहा है आपको। तो वही यहाँ पे ये बहुत पुराना है, ठीक है। थोड़ा मैं ज़्यादा ही हिस्ट्री में चली गई थी, पर कोई नहीं, आगे फिर से वापस हिस्ट्री में से आ जाओ। चलो, दिस टाइप ऑफ कल्टिवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन द ट्रॉपिक्स इन डेंसली फॉरेस्टेड एरिया और हिली ट्रैक्स। देखो बच्चों, ये जो टाइप की मतलब फार्मिंग है वो कहाँ पे, ये जो टाइप की खेती है ये मोस्ट ऑफ कहाँ पे की जाती है, जो ये ट्रॉपिक्स रीजन होते हैं ना, बहुत ज़्यादा घने जंगलों वाले रीजन, या फिर कोई पहाड़ी एरिया। देखो यहाँ पे दिया गया हिली ट्रैक्स यानी कि पहाड़ी एरिया, ठीक है। तो वहाँ पे इस टाइप की खेती को किया जाता है। सबसे पहले फार्मर्स लोग क्या करते हैं, लिसन केयरफुली, द फार्मर इनिशियली सेलेक्ट्स अ पीस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल में कोई एक भूमि के टुकड़े को जो फार्मर्स रहते हैं वो सिलेक्ट करते हैं कि मुझे यहाँ पे खेती करनी है, ओके।
फिर वो क्या करते हैं, इन ऑर्डर टू मेक इट कल्टिवेबल ही क्लियर्स द लैंड बाय कटिंग डाउन द ट्रीज प्लांट्स रिमूविंग द श्रब्स एंड ग्रास। अब वहाँ पे देखो जंगल कैसे होते हैं, आपको पता है ना, फॉरेस्ट में पूरे झाड़ झंकाड़ होते हैं, पेड़ ही पेड़ होते हैं। तो वो फार्मर ने तो सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इस पार्ट में क्या करना है, कल्टीवेशन करना है, खेती करनी है, लेकिन वो पेड़ों के बीच में, वो झाड़ झंकाड़ के बीच में खेती कैसे करेगा। तो वो क्या करता है, सबसे पहले वो झाड़ झंकाड़ वगैरह को सबको उखाड़ करके फेंकता है, ठीक है, उसमें से पेड़ों को, जो भी पेड़ वगैरह रहेंगे उनको काटता है और फिर सब अच्छे से साफ करता है। उसके बाद वो जो बचता है ना, मतलब वो जो झाड़ झंकाड़ निकला रहता है, उनको सूखने के बाद वो क्या करते हैं, देखो यहाँ पे वंस द कट ट्री ड्राई आउट ही बर्न्स देम, यानी कि ड्राई आउट मतलब सूखने के बाद वो उसको क्या करते हैं, जला देते हैं। और जब जलाएंगे तो उसमें से राख भी निकलती है, क्योंकि जब आप कोई भी लकड़ी ली आपने, ठीक है, उसको जला दो, तो जब जलाओगे तो लकड़ी क्या बन जाएगी, राख बनेगी ना। तो वो राख क्या होता है, वो उसी में रह जाता है, वो मिट्टी में जाकर के मिल जाता है और वो एक खाद के तौर पे काम करता है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि द लेफ्ट ओवर एश मतलब क्या होता है, राख, ठीक है। तो जो बचा हुआ राख होता है गेट मिक्स्ड इन द सॉइल, वो सॉइल में मिक्स हो जाता है एंड एक्ट एज अ मैन्योर मतलब क्या होता है स्टूडेंट, खाद। तो वो एक खाद के रूप में काम करता है। खाद पता है ना क्यों डाला जाता है फसलों में खाद, ताकि जैसे ये मिट्टी जो है ना वो थोड़ी फर्टाइल हो जाए, इसके लिए उसमें खाद वगैरह डाला जाता है। तो ये जो जली हुई राख होती है वो एक खाद के जैसा काम करती है। ओके, क्लियर है ना आपको। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि सोइंग एंड हार्वेस्टिंग इज डन बिफोर द रेनी सीजन, और इसमें फसलों की बुआई करना और फिर उनकी कटाई करना। सोइंग मतलब बुआई करना, हार्वेस्टिंग मतलब उनकी कटाई करना। ओके, तो ये ना मतलब बारिश का सीजन आने से पहले इसको कंप्लीट कर लिया जाता है। ओके, समझ में आया। आगे देखो, द प्रोडक्शन ऑब्टेन फ्रॉम दिस इज नॉट this is not sufficient to fulfill the food requirement, hence people undertake hunting, fishing and gathering of bulbs and roots from forest। देखो बच्चों, अभी इनसे जो प्रोडक्शन मिलता है वो उनके परिवार के भरण पोषण के लिए सफिशिएंट नहीं होता है। तो इसी के साथ साथ लोग क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए और कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये लोग हंटिंग करते हैं, यानी कि शिकार करते हैं, फिशिंग वगैरह मतलब मछलियों को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद जो जंगलों में कंदमूल वगैरह, बल्ब्स वगैरह होते हैं ना, उनको वो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फैलो पीरियड इज लॉन्गर देन द क्रॉप पीरियड। अभी इस टाइप के फार्मिंग में क्या होता है, जो फैलो पीरियड है वो क्या होता है, लंबा होता है। जब फैलो पीरियड मतलब क्या, जैसे कि मतलब भूमि को ना, जो भी ये लैंड है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, परती पता है, परती मतलब क्या, उसमें कुछ भी बोआई जुताई नहीं, ठीक है, वो एकदम अनुपजाऊ जैसी। ओके, तो ये जो पीरियड होता है वो ज्यादा होता है और क्रॉप उगाने का जो पीरियड होता है इसमें कम होता है। ठीक है, मतलब फसल उसमें उस लैंड में उगाएंगे वो कम समय, मतलब उसका टाइम कम होता है और वो ज्यादा दिनों तक ऐसे ही पड़ती, ऐसे ही पड़ा रहता है। ठीक है, आफ्टर द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड डिप्लेट्स इन 2-3 ईयर्स अ डिफरेंट पीस ऑफ लैंड इज सिलेक्टेड फॉर कल्टीवेशन। यानी कि जब वहाँ पे 2 से 3 साल तक खेती कर ली जाती है और वो जो लैंड है अभी वो उतना फर्टाइल नहीं रहता जितना पहले था, तो फिर उसको वहीं पे छोड़ दिया जाता है और फिर दूसरी जगह खोजी जाती है खेती करने के लिए। समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को। तो ये था पूरा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। ये देखो बच्चों, अभी चित्र की ये पिक्चर देख के आपको समझ में आ रहा होगा। देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यहाँ पे देखो चारों तरफ क्या है, पेड़ वगैरह है, मतलब इससे हमको समझ में आ रहा है कि इट इज अ फॉरेस्ट, राइट। अभी देखो फॉरेस्ट के बीच में एक भूमि का टुकड़ा है, लैंड दिख रहा है। तो ये कैसे इतना, यहाँ पे एक भी पेड़ वगैरह नहीं, कुछ भी झाड़ झंकार नहीं, यही तो है वो प्लेस जहाँ पे खेती की जाती है। समझ में आ रहा है, जंगलों के बीच में कोई एक आध जगह को चुना जाता है, हमें यहाँ पे खेती करनी है, फिर वहां से सब साफ सफाई करके वो लोग वहाँ पे कल्टीवेशन यानी कि फसल उगाने लगते हैं। समझ में आया आपको स्टूडेंट। तो यहाँ पे आपका ये जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है ना वो कंप्लीट हो गया। मैंने दोनों ही टाइप्स के फार्मिंग आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं, इंटेंसिव फार्मिंग एंड शिफ्टिंग फार्मिंग। तो प्लीज अच्छे से पढ़ना, कुछ भी डाउट रहे तो मुझसे पूछना। चलो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे बताइए, कमर्शियल फार्मिंग की। तो इसमें हमने 4 टाइप्स के फार्मिंग देखे थे, लेकिन इसमें भी 2 ही मेन टाइप के फार्मिंग है, एक तो एक्सटेंसिव फार्मिंग और दूसरा प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ओके, और वो दोनों के बारे में भी पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि वो मेन नहीं है तो उनको नहीं पढ़ेंगे, उनको भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है,
तो एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर आर द टू मेजर टाइप्स कवर्ड अंडर कमर्शियल फार्मिंग। तो पहला यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग। ओके, तो अभी एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। तो सब लोग तैयार हो? चलो तैयार हो ना, शुरू करते हैं। एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग जो कमर्शियल फार्मिंग में आता है स्टूडेंट। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखिएगा, इसमें फार्म का जो साइज है वो क्या होता है, ग्रेटर देन 200 हेक्टेयर्स, यानी कि 200 हेक्टेयर से भी ज़्यादा का इसमें मतलब लैंड यूज़ किया जाता है। समझ में आ रहा है? जो फार्म का साइज है, जो खेत का साइज है वो 200 हेक्टेयर से भी ज़्यादा होता है। सोचिए कितना बड़ा होता है ना। इसका नाम ही है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब क्या, एकदम विस्तार, एक्सटेंड, पूरा के पूरा फैला हुआ। ओके, तो नाम से समझ में आता है ना, नाम से थोड़ा समझने की कोशिश करो। और क्योंकि ये बड़ा है, क्योंकि ये इसमें बड़े लैंड का यूज़ किया जाता है, बहुत बड़े लैंड का, तो ये कमर्शियली ही होगा, है ना। तो ये कमर्शियल में आता है, इतना तो समझे। आगे देखिएगा, ड्यू टू लार्ज फार्म साइज एंड स्पेस पॉपुलेशन इन द रीजन, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड क्रशर्स। पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड विद द हेल्प ऑफ हेलीकॉप्टर्स और प्लेन्स। चलो स्टूडेंट्स, अभी इसको आप समझिएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ड्यू टू लार्ज फार्म साइज, मतलब इसमें जो खेत का साइज है वो क्या होता है स्टूडेंट बताइए, बहुत ज़्यादा होता है। स्पेयर्स पॉपुलेशन, और पॉपुलेशन स्पेयर होने की वजह से इस रीजन में फार्मिंग के लिए क्या किया जाता है, जो मशीन वगैरह होते हैं ना उनका यूज़ किया जाता है। जैसे अगर हमको खेत की जुताई करनी है तो ट्रैक्टर लेकर के आएंगे, ट्रैक्टर से उसकी जुताई करेंगे, ठीक है, और क्रशर्स का यूज़ करेंगे। फिर पेस्टिसाइड्स आर स्प्रेड, जो आपके कीटनाशक होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनको क्या किया जाता है, हेलीकॉप्टर की मदद से पूरा वो फसलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है ना। तभी तो वो कीड़े मर पाएंगे, फसल में कीड़े लग गए, ठीक है। अभी इतना बड़ा आपका लैंड है, तो एक इंसान बेचारा कितना घूमेगा मारते मारते, वो जो होता है ना ऐसे पीठ पे लेकर के जाते हैं ऐसे दवाई मारने, तो वो कितना घूमेगा। अगर छोटा सा खेत है तो चलो कर देंगे, लेकिन अगर उतना बड़ा खेत है, एक्सटेंसिव फार्मिंग, ओके, बहुत बड़ा, तो हाथ तो दुख जाएगा ना ऐसे घूमते 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 घूमते। इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, हेलीकॉप्टर की मदद से पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, ठीक है, उनको स्प्रे किया जाता है। क्लियर है ना। अब आगे देखिएगा स्टूडेंट, मोनोक्रॉप, अ सिंगल क्रॉप। मोनोक्रॉप मतलब अ सिंगल क्रॉप। कल्टीवेशन इज द स्ट्राइकिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, यानी इस टाइप के फार्मिंग में ये जो मोनोक्रॉप है ना, मोनोक्रॉप कल्टीवेशन यानी कि सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन। ओके, तो ये क्या है, ये इसका एक मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इसमें एक ही प्रकार की खेती की जाती है। देखो इतना बड़ा सा खेत है, उसमें अलग अलग खेती करेंगे तो कैसे, है ना। ये और ये कॉमर्शियली किया जा रहा है, मतलब पैसे कमाने के लिए, तो इसमें मतलब यही इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें सिंगल क्रॉप को ही उगाया जाता है, ठीक है। द क्रॉप्स आर वेट। अभी कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जा सकते हैं, तो वेट यानी कि गेहूं, कॉर्न मतलब पता है ना वो मकई, भुट्टा खाते हो ना, अच्छा लगता है ना सभी को, कमेंट करके बताना तो अच्छा लगता है कि नहीं। भुट्टा भून करके खाया जाता है। हाँ जी, आप कभी गांव में गए नहीं हो तो पता है, अगर आप गांव में जाते होंगे तो गांव में तो कैसा खेत में हम लोग, हमारे खेत में, ठीक है, तो भुट्टा वगैरह बोया जाता है। तो और पता है आपको, ये जो भुट्टा होता है ना बहुत निकलता है। मैंने तो खेत में जा करके, जब मैं छोटी थी, अभी मेरे को कितना साल हो गया गए गाँव, जब मैं छोटी थी तभी खेत में से क्या करते थे, भुट्टा तोड़ करके लाते थे। पूरा एक बार जाओगे ना खेत में तोड़ने के लिए, आपको इतना मिलेगा, आपको लगेगा कि कम मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मिलता है। और पता है एक ही जगह पे वो उपले होते हैं ना, गाय के गोबर से बने हुए, फिर उसको मतलब जलाते हैं और फिर उसी में भुट्टे को खूब अच्छे से भून करके फिर उसमें नमक लगा करके मिर्ची ले करके खाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। और एक बार में आपको वो इतना अच्छा लगेगा ना कि आप तो 2-2, 3-3, 4-4 खा जाओगे, ठीक है। कभी खाया है क्या, खाया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ हमने खाया है, हम कभी गाय, वैसे यहाँ पे भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, मुंबई जैसे शहर में भी मिलता है, लेकिन गांव की बात तो अलग है। तुरंत खेत में से लाया और तुरंत भून करके खाया। यहाँ पर तो पता नहीं कब का आया है ना, कब भुना, पता नहीं कैसे उसको उगाया, लेकिन गाँव में भाई अपनी मिट्टी की है, अच्छा लगता है, ठीक है। पहले मैंने भी बहुत पहले खाया था, अब तो कितने सालों से गाँव गई ही नहीं, तो चलो कमेंट करके बताना ज़रूर। हाँ चलो आगे चलते हैं। अभी कौन कौन से फसल यहाँ पे उगाए जाते हैं, तो वेट और कॉर्न मैंने बता दिया है ना। और सुनो एक और बात, ये जो वेट होता है ना बच्चों, मैंने ज़्यादा नहीं
मैंने भी एक आध बारी मुझे थोड़ा थोड़ा याद आता है, ये जो गेहूं होता है ना, गेहूं जब ना आधा कैसे पूरा पका नहीं रहता है, थोड़ा हरा हरा ही रहता है, लेकिन उसमें वो दाने आ गए रहते हैं। तो ठंडी के सीजन में ना क्या करते हैं पता है आपको, उसको ठंडी के सीजन में आप लोग गांव में अगर जाते होंगे या फिर सुना होगा आप लोगों ने कि सुबह सुबह या फिर शाम को क्या किया जाता है, ऐसे आग जलाया जाता है, ऐसे आग तापने के लिए। मतलब ठंडी लगती है ना लोगों की, तो क्या करेंगे, जो गांव में बूढ़े दादा दादी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, आग के पास बैठ जाते हैं ऐसे, है ना। गाँव में जाओगे आपको बड़ा मजा आएगा ठंडी के दिन में, ठीक है, बड़ा मजा आएगा, मतलब ठंडी बहुत लगेगी। ओके, मेरे कहने पे नहीं कि मजे लेने के लिए चले जाओ, फिर वहाँ पे ठंडी तो लगेगी, लेकिन उस टाइम पे अच्छा भी बहुत लगता है, क्योंकि जो गांव के बूढ़े लोग रहेंगे, बूढ़े लोग मतलब आपके दादाजी दादी जी नाना जी नानी जी, ठीक है, वो क्या करते हैं ऐसे एक जगह पे आग लगा करके बैठ जाएंगे, फिर उधर सब लोग बैठेंगे, फिर एक दूसरे से बातें करेंगे। तो उसमें क्या होता था ना, हाँ मैं वेट की बात कर रही थी ना, तो अभी वो वेट पूरा पका नहीं रहता है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हरा रहता है, तो उसको लाते हैं, उसको भून करके भी खाते हैं, तो वो भी अच्छा लगता है, ठीक है। ये सब तो गांव की बातें, चलो अभी हम शहर की बातें करते हैं। तो इसके अलावा इसमें बार्ली भी उगाया जाता है, उसके बाद ओट्स भी पता है ना ऐसे रहता है, फिर सोयाबीन, ठीक है। तो ये सभी फसलें भी इस टाइप के फार्मिंग में उगाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया, चलो आगे चलते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सटेंसिव फार्मिंग, देखो लैंड कितना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसमें एक ही टाइप की फसल लगी हुई है। और देखो इससे क्या हो रहा है, ये मशीन के द्वारा इसकी कटाई की जा रही है, देख रहे हो मशीन कैसे लाइन से काट रहे हैं, क्योंकि अभी इंसान कोई काटने के लिए बैठे तो कितना काटेगा, आप ही सोचिए ना। अगर इतना सा खेत है, मतलब उसका खाली खेत है, तो उतने में तो वो काट करके अपना उसका परिवार मिल करके सब कुछ कर लेंगे, लेकिन अगर उतना बड़ा खेत है, ठीक है, तो वो तो पूरा साल उसको काटने में लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसमें ज़्यादातर क्या किया जाता है, मशीनों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस फिगर में देख सकते हो, है ना, फिगर भी देखो साथ साथ में दिखाया गया है कि आप लोग अच्छे से समझ पाओ। चलो आगे देखते हैं। हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज नेसेसरी फॉर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग। और अगर आपको ये टाइप का फार्मिंग करना है तो आपको ज्यादा पूंजी लगानी पड़ेगी, ज्यादा कैपिटल लगाना पड़ेगा। कैपिटल यानी कि पूंजी, लागत, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे पूरा इसका कारण भी बताया गया है कि सिंस ह्यूज एक्सपेंडिचर आर नीडेड फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, फिर पेस्टिसाइड्स, गोडाउन्स, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एक्सेट्रा। क्योंकि देखो आपको इतने बड़े लैंड में खेती करनी है, ओके, तो अब वो आप अकेले तो कर नहीं सकते, आपको मशीन वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। अब जब आप मशीन ऐसे बुलाओगे, समझो ये मशीन आई है काटने के लिए खेत को, तो क्या ये फ्री में काट करके जाएगी? वो जो मशीन वाला रहेगा वो बोलेगा हाँ हाँ चलो हम काट देंगे, फ्री में आपका सब काम कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। पैसा आपको देना पड़ेगा, पूंजी लगानी पड़ेगी, है ना। फिर अगर आपको पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक लाना है तो वो भी पैसों का ही मिलेगा, बाजार वाले फ्री में तो आपको देने नहीं वाले। खाद अगर डालना है तो वो भी पैसा लगेगा। समझ में आ रहा है आपको? फिर समझिए सब कुछ हो गया, अनाज आपने निकाल लिया, तो उतना सारा अनाज है तो तुरंत ही थोड़ी ना बिक जाएगा, ठीक है। उसको आपको क्या करना पड़ेगा, गोडाउन में रखना पड़ेगा, तो वो भी एक खर्चा है। फिर उसको ट्रांसपोर्ट भी करवाना पड़ेगा, जहाँ पे भी आपको लेकर के जाना है तो उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा ना। ट्रांसपोर्ट मतलब गाड़ी वगैरह में, ट्रक में भर करके लेकर के जाना पड़ेगा, तो वो भी खर्चा है, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन रिटर्न भी मिलता है, ओके। फिर आगे देखिएगा, द प्रॉब्लम्स इज एक्सटेंसिव ग्रेन इन एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग आर ड्रॉट, अटैक बाय पेस्ट, लोकस्ट एक्सेट्रा एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। देखो बच्चों, अभी इस खेती में, इस टाइप के फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट तो ज़्यादा करना ही पड़ता है, लेकिन इसी के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, ठीक है। अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, समझिए कि कभी सूखा पड़ गया, ड्रॉट, बारिश ही नहीं हुई, या फिर पानी की कमी हो गई, तो आपकी फसल तो बर्बाद गई ना। आपने जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया सब तो बर्बाद गया, क्योंकि फसल ही नहीं उगेगी, तो क्या करोगे। और दूसरा खतरा ये है स्टूडेंट, अटैक बाय पेस्ट। कभी कभी ये पेस्ट और लोकस, यानी आपने सुना होगा न्यूज में टिड्डी दल क्या आता है टिड्डी दल मतलब ना बहुत ज्यादा मात्रा में, बहुत ज्यादा ये जो टिड्डियां होती है ना ऐसे हरे हरे कलर की ऐसे उड़ने वाली, ठीक है, वो क्या करते हैं, फसलों को खा जाते हैं। तो कभी इन्होंने अटैक कर दिया तो आपकी पूरी फसल खत्म, आपने जितना मेहनत किया सब हो जाएगा बर्बाद। तो ये भी एक खतरा रहता है, ठीक है। तो इनसे तो खतरा है ही, और इसी के साथ साथ मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट में क्या होता है, भाव जो है वो नीचे जाता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, तो यहाँ पे ये चीज का भी खतरा रहता है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रहती हैं, ठीक है।
फिर दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज कैरिड आउट इन द टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन्स। और ये टाइप की फार्मिंग कौन से रीजन में किया जाता है, तो जो टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन होते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन मतलब क्या, वहाँ का जो थोड़ा ये एनवायरमेंट रहता है, क्लाइमेट रहता है, वो थोड़ा बैलेंस है, ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। ओके, और घास के जो रीजन्स होते हैं, ग्रासलैंड मतलब घास वाले जो लैंड होते हैं, टेम्परेट यानी कि ना ज़्यादा ठंडा ना ज़्यादा गर्म। ओके, मतलब बराबर बैलेंस। ओके, तो यहाँ पे इस टाइप की फार्मिंग की जाती है स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपका ये जो एक्सटेंसिव फार्मिंग था वो फिनिश्ड हो चुका है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ रहेगा। हाँ जी, समझ में आया है कि नहीं? ओके, समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना स्टूडेंट, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो लोग इस वीडियो को देख करके पढ़ाई कर सकते हैं। करोगे ना? चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, प्लांटेशन फार्मिंग। तो ये क्या होता है, ये कैसे होता है, और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चलो इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। सो फार्म साइज इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज 40 हेक्टेयर्स और अबव। जैसे हमने इसमें देखा था, इसमें जो आपका फार्म का साइज होता है वो 200 हेक्टेयर्स से भी ज़्यादा होता है। तो इसमें ना जो फार्म का साइज है, ओके, ये 40 हेक्टेयर्स होता है या फिर उससे भी ज़्यादा होता है। 40 मतलब 40 हेक्टेयर्स, ठीक है। एज प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन हिली ट्रैक्ट्स, यूज ऑफ मशीन इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस लोकल मैन पावर बिकम इम्पॉर्टेंट। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या बात बोली जा रही है कि ये जो आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर है ये कहाँ पे किया जाता है, तो मोस्ट ऑफ हिली एरियाज में किया जाता है। जो पहाड़ी क्षेत्र वगैरह होते हैं वहाँ पे ये किया जाता है। अब आप ही सोचिए ना कि पहाड़ी क्षेत्रों में कोई पहाड़ वगैरह है, ठीक है, तो वहाँ पे ये खेती की जा रही है, तो वहाँ पे मशीन्स को ले जाने में कितनी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इतना देखो, इतना बड़ा मशीन। ओके, मैं आपको दिखाती हूँ, सी समझिए, अभी इतना बड़ा भी मशीन, इससे छोटा भी हुआ, ट्रैक्टर वगैरह हुए, तो वो पहाड़ी एरिया में जाने में कितना प्रॉब्लम होगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे मशीन का बहुत कम ही यूज़ किया जाता है। मशीन की बजाय ये लोग क्या करते हैं, मैन पावर का यूज़ करते हैं, यानी कि मनुष्य लोग ही यहाँ पे वर्क करते हैं, मैन लोग ही वर्क करते हैं। समझ में आया? जो लोकल मैन पावर होता है उसका यूज़ इसमें किया जाता है, क्योंकि मशीन्स को ले जाना इट्स नॉट पॉसिबल ना। पहाड़ ऊपर वो मशीन ही पूरा गिर गया, बस हो जाएगा, है ना, इसीलिए। चलो आगे देखते हैं। द क्रॉप फॉर विच द जोग्राफिकल कंडीशंस आर फेवरेबल इज प्लांटेड, दिस इज अ सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन प्रैक्टिस टू। और देखो बच्चों, यहाँ पे कौन सी फसल लगाई जाती है, तो जोग्राफिकल रीजन के हिसाब से, ठीक है, मतलब वो जो वहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन है, वहाँ का क्लाइमेट है, तो जिस फसल के जिस फसल के लिए वो क्लाइमेट रहता है वहाँ पे वही फसल वहाँ पे उगाई जाती है। और ये अगेन ये क्या है, सिंगल क्रॉप कल्टीवेशन है, मतलब यहाँ पे एक ही प्रकार की खेती की जाती है, और इसमें ना अनाज को नहीं उगाया जाता है। देखो बोला गया ना, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर डज नॉट प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स, मतलब यहाँ पे अनाज नहीं उगाए जाते हैं, बल्कि क्या उगाए जाते हैं स्टूडेंट, ओनली कमर्शियल क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप्स मतलब क्या, जैसे कि टी हो गया, रबर हो गया, ये सभी कमर्शियल है ना। और उसके बाद कॉफ़ी, कोकोनट और कोकोआ स्पाइसेस एक्सेट्रा आर प्लांटेड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब जो कमर्शियल क्रॉप्स हैं, टी वगैरह, चाय के बागान का नाम सुना होगा, चाय के बागान आसाम वगैरह में ये होते, तो वो पहाड़ी एरिया है ना, तो वहाँ पे ये होते हैं, और वहाँ पे मैन पावर का यूज़ किया जाता है, मतलब वहाँ के लोग ही ये सब कुछ काम करते हैं। पूरी रोपाई करेंगे, उसके बाद पूरा जो भी चाय रहेंगे उनको मतलब तोड़ेंगे, फिर बेचेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, इंक्लूड होती हैं। और मसालों के लिए देखो, मसाले जो होते हैं, आप लोग स्पाइसेस पता है ना, मसाले जो आप सब्जी में डाल करके खाते हो, तो वो जो मसाले वो किससे बनते हैं, अलग अलग पेड़ पौधों के, किसी का जड़ होता है, किसी का फूल होता है, ठीक है, तो उनसे वो बनाया जाता है, इलायची वगैरह, ठीक है। तो ये सभी की भी उसमें खेती की जाती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। This type of farming began and spread mostly during the colonial period. It is practiced in the tropics. सुनिएगा बच्चों, अभी ये टाइप की जो फार्मिंग है ना, ये कब शुरुआत हुई और कब पूरा मतलब स्प्रेड हो गई, पूरा फैल गई, तो कॉलोनियल पीरियड में। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कॉलोनियल पीरियड, तो इस टाइम पे ये पूरी स्प्रेड हुई थी। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन द ट्रॉपिक्स, और जो ट्रॉपिक्स रीजन्स होते हैं यहाँ पे ये प्रैक्टिस किया जाता है। ओके,
This type of farming is requires large scale capital investment due to the long duration of crops, use of scientific method, exportable production, processing etc. और सुनिएगा बच्चों, इस फार्मिंग में भी क्या होता है, हमको लार्ज स्केल पे कैपिटल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें जो फसलें होती हैं उनका ड्यूरेशन भी ज़्यादा होता है, लॉन्ग होता है, फिर साइंटिफिक मेथड का यूज़ करना पड़ता है ना। साइंटिफिक मेथड का यूज़ नहीं करेंगे, ऐसे ही कुछ भी ऐसे फसल लगा दिया तो वो बर्बाद होने का भी खतरा है। ओके, तो इसमें साइंटिफिक मेथड का यूज़ किया जाता है, तो उसके लिए भी पैसे लगेंगे। उसके बाद एक्सपोर्टेबल प्रोडक्शन, यानी इतना प्रोडक्शन हो कि हम उसको क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके, यानी कि बाहर भेज सके। ओके, तो उतना प्रोडक्शन अगर आपको करना है तो भी आपको इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, तभी होगा ना, कुछ भी काम ऐसे नहीं होता है। ओके, और फिर प्रोसेसिंग, तो इन सारी चीज़ों की वजह से इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, क्लाइमेट, मैन पावर, डिटोरियोरेशन ऑफ एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल प्रॉब्लम्स आर द मेजर इश्यूज फेस्ड बाय दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। देखो बच्चों, अभी ये एग्रीकल्चर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि क्लाइमेट कभी बदल गया, फिर मैन पावर, ओके, फिर डिटोरियोरेशन ऑफ एनवायरमेंट। डिटोरियोरेशन मतलब क्या होता है, जैसे कि जो आपका एनवायरमेंट है उसमें चेंजेस आते रहते हैं ना, कभी गिरावट, कभी बहुत ज़्यादा हो गया, कभी झुकाव हो गया, तो वो हो गया डिटोरियोरेशन ऑफ एनवायरमेंट। इकोनॉमिक एंड मैनेजरियल प्रॉब्लम्स, और इकोनॉमिक और मैनेजरियल यानी कि प्रबंधन से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो ये सभी इश्यूज आते हैं किसमें, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, इस टाइप के एग्रीकल्चर में। ओके, आगे देखिएगा, दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया एंड अदर साउथ एशियन कंट्रीज, अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एक्सेट्रा। और इस टाइप के जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ पे मतलब प्रैक्टिस किया जाता है, यानी कि इस टाइप की खेती कहाँ पे की जाती है, तो इंडिया में भी किया जाता है, एंड अदर जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं जैसे कि अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका, यहाँ पे ये खेती की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो, आपका ये जो प्लांटेशन फार्मिंग है ये भी कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मैंने देखो ईच एंड एवरी पॉइंट को आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सो प्लीज़ अच्छे से पढ़ना। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने पढ़ा दिया और आपने पढ़ा ही नहीं, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ भी हमने स्टडी कर ली है स्टूडेंट। अभी हम लोगों को मार्केटिंग गार्डनिंग देखना है एंड हॉर्टिकल्चर देखना है, फ्लोरिकल्चर। अभी तो हमने 2 ही टाइप पढ़े हैं कमर्शियल फार्मिंग में। अभी कमर्शियल फार्मिंग में 4 टाइप थे ना, तो 2 तो हमने पढ़ लिया, 2 मेन टाइप पढ़ लिए हैं, अभी 2 और हमको पढ़ना बाकी है, तो इनको भी हम लोग देखेंगे स्टूडेंट। चलिए एक एक करके शुरू ही कर देते हैं इसको भी पढ़ना, क्योंकि पूरा लेसन कंप्लीट तो करना है। ओके, तैयार हो ना? चलो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मार्केट गार्डनिंग, इसमें क्या बोला जा रहा है कि मार्केट गार्डनिंग इज अ टाइप ऑफ कल्टीवेशन डेवलप्ड इन मॉडर्न टाइम्स, यानी कि ये ट्रेडिशनल कोई मेथड नहीं है। ओके, मतलब ये मॉडर्न टाइम पे ही डेवलप्ड हुआ है। कौन सा गार्डनिंग बताइए? मार्केट गार्डनिंग। अभी इसमें होता क्या है उसको आप समझिएगा। दिस हैज डेवलप्ड मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ अर्बनाइजेशन एंड द रेडी मार्केट्स अवेलेबल इन अर्बन सेंटर्स। देखो बच्चों, ये क्यों डेवलप किया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो ये जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जैसे जो ग्रामीण क्षेत्र है वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, नगर बनते जा रहे हैं। अब देखो नगर कैसे बनेंगे, जब वहाँ पे लोग आएंगे रहने के लिए। ठीक है, तो जब लोग बढ़ रहे हैं तो अभी उनकी डिमांड भी बढ़ेगी, फिर बाजार भी होंगे। ओके, तो ये सारी जो उनकी डिमांड है उनको पूरा करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी और ये डेवलप्ड हुआ है। क्या डेवलप हुआ है? मार्केट गार्डनिंग। ठीक है, तो आगे देखिएगा, फार्मर्स कल्टीवेट वेजिटेबल्स एंड अदर आइटम्स इन द विसिनिटी ऑफ अर्बन सेंटर्स टू कैटर टू द डिमांड्स ऑफ सिटी ड्वेलर्स। देखो बच्चों, यहाँ पे फार्मर्स क्या करते हैं, तो यहाँ पे फार्मर्स ना वेजिटेबल्स और भी जो अदर आइटम्स हैं उनको ना कल्टीवेट करते हैं, मतलब उनकी खेती करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई समझिए कोई एक क्या है, अर्बन एरिया, जैसे कोई नगर है। ठीक है, तो उसके आसपास में ही कहीं पे इस प्रकार की खेती को किया जाता है। ओके, क्यों किया जाता है? ताकि जो अर्बन के लोग हैं, मतलब वहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, उनकी डिमांड को पूरा किया जा सके। ठीक है, देखो यहाँ पे ड्वेलर्स मतलब क्या, वहाँ पे रहने वाले लोग। और यहाँ पे एक और वर्ड था विसिनिटी। विसिनिटी मतलब क्या, वहाँ का इलाका, आस पड़ोस, ऐसा बोल सकते हो। और कैटर मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब उनको पूरा करना, उनकी डिमांड को। ठीक है, ये हो गया कैटर। ओके, कैटर टू द डिमांड्स ऑफ द सिटी ड्वेलर्स। दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई। और ये जो टाइप का आपका कल्टीवेशन है ये किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो इकोनॉमिक्स में एक प्रिंसिपल है, कौन सा प्रिंसिपल? डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि
डिमांड मतलब क्या, जितनी आप डिमांड करोगे उतनी आपको सप्लाई दी जाएगी। जैसे यहाँ पे डिमांड बढ़ रहा है तो सप्लाई भी ज़्यादा, सप्लाई को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग गार्डनिंग क्या हुई है, मार्केट गार्डनिंग क्या हुई है, डेवलप्ड हुई है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो ये जो इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल है डिमांड एंड सप्लाई, इसके ऊपर ये काम करता है। ओके, द लैंड होल्डिंग इज स्मॉल, यहाँ पे जो लैंड मतलब यूज किया जाता है लैंड होल्डिंग, वो छोटा ही सा ही रहता है, ज़्यादा कोई बहुत बड़ा नहीं रहता है। यूज ऑफ इरीगेशन, ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, लो इन्वेस्टमेंट, यूज ऑफ मैन पावर, डिमांड ऑफ मार्केट्स, यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। देखो बच्चों अभी इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो इरीगेशन आता है, इरिगेशन, उसके बाद ऑर्गेनिक, जैसे इरिगेशन मतलब क्या होता है स्टूडेंट, फसलों की सिंचाई करना। जैसे आपने सब्जियां लगा दी तो उनको जब पानी नहीं दोगे तो वो कैसे ग्रो कर पाएंगे। ओके, फिर ऑर्गेनिक एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, उसमें फर्टिलाइजर्स भी आपको डालना पड़ेगा, खाद वगैरह डालना पड़ेगा, तभी तो वो आपकी फसल अच्छे से होगी ना, आपकी सब्जियां वगैरह अच्छे से होंगी। उसके बाद लो इन्वेस्टमेंट, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे लैंड होल्डिंग मतलब लैंड, थोड़े से ही लैंड में इसको ये फार्मिंग कर लिया जाता है। ठीक है, फिर मैन पावर की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर डिमांड ऑफ मार्केट, मार्केट भी चाहिए होगा क्योंकि आप सब्जियां उगा रहे हो तो मार्केट नहीं रहेगा तो आप बेचोगे कहाँ पे। ओके, समझ में आ रहा है आपको। फिर यूज़ ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का भी इसमें यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं, किसमें, मार्केट गार्डनिंग में। आप यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट, देखो यहाँ पे कैसे खेती की गई है, फसलें सब्जियाँ वगैरह उगाई गई हैं, फिर इनको यहाँ पे बेचा भी जाता है। ओके, आगे देखिएगा स्टूडेंट, ये सभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मार्केट गार्डनिंग के। ये जो मैंने यहाँ पे बोले यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद इरिगेशन, तो ये सभी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मार्केट गार्डनिंग के। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा कि आप है ना मार्केट गार्डनिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, तो ये आप लिख सकते हो जो अभी अभी मैंने आप लोग को पढ़ के बताया। ओके, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और ये किसके ऊपर डिपेंड होता है, गुड, बहुत ही अच्छे, ठीक है, गुड यानी अच्छे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि आप ही सोचिए ना, आपने सब्जियां उगा ली हैं तो अगर समझिए उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए गाड़ी ही नहीं आया तो वो कैसे पहुंच पाएगा मार्केट तक, फिर तो आपकी सब्जियां खराब हो जाएंगी ना। समझ में आ रहा है? तुरंत उसको तोड़ा तो वो बाजार में जाकर के बिकना चाहिए, तभी तो उसका अच्छा पैसा मिल पाएगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। ओके, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है स्टूडेंट, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के ऊपर डिपेंड होता है। द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज डिटरमाइंड बाय द रैपिड ट्रांसपोर्ट, यानी उस प्रोडक्ट का क्या है यहाँ पे, क्वालिटी एंड प्राइस। ठीक है, क्योंकि देखो ताजी ताजी सब्जियां अगर आप बाजार में ले जाकर के बेचते हो तो आपको ज़्यादा प्राइस मिलेगा, मतलब अच्छा दाम मिल जाएगा। लेकिन वहीं बासी सब्जियां लेकर के जाओगे, ठीक है, ताज़ा नहीं है, बासी हो गई, वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, वो जल्दी से नहीं पहुंचा पाया, तब तो आपको जो आपकी क्वालिटी है वो भी बिगड़ जाएगी और आपको पैसे भी अच्छे नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ज़रूरी ही होती हैं। ओके, सो हेंस दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज ट्रक फार्मिंग, तो इसीलिए इस फार्मिंग को ट्रक फार्मिंग भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि अच्छा रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा तो फिर आपको अच्छा मूल्य भी नहीं मिलेगा, मतलब आपको अच्छा प्राइस भी नहीं मिलेगा और आपका जो क्वालिटी है वो भी खराब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका मार्केट गार्डनिंग। आई होप कि आपको क्लियर हुआ रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग इज हॉर्टिकल्चर, या फिर इसको फ्लोरिकल्चर भी कहा जाता है। अभी इसमें क्या किया जाता है स्टूडेंट, तो इसमें ना किस किस की खेती की जाती है, तो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स की इसमें खेती की जाती है। ओके, देखो यहाँ पे दिया गया है, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स इज अ सब टाइप ऑफ मार्केट गार्डनिंग। फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आर द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग, और इस फार्मिंग में ये दोनों क्या है, मेजर मतलब मुख्य प्रोडक्ट्स हैं। ओके, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ओके, कौन से फार्मिंग में, तो हॉर्टिकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर में। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मॉडर्न एज वेल एज ट्रेडिशनल मेथड्स आर यूज, मतलब इस टाइप के फार्मिंग में क्या होता है, मॉडर्न और एज वेल एज ट्रेडिशनल मेथड का भी यूज किया जाता है। द साइज ऑफ फार्म्स इज स्मॉल एंड एवरी प्लांट इज केयर्ड फॉर प्रॉपरली, यानी कि इसमें जो फार्म का साइज है वो स्मॉल रहता है, छोटा ही रहता है, ज़्यादा बहुत जैसे एक्सटेंसिव में हमने देखा था बहुत बड़ा, उतना बड़ा नहीं रहता है, पर फिर भी रहता है। ठीक है, क्योंकि ये कमर्शियल बेसिस पे किया जा रहा है तो कम तो होगा नहीं, ज़्यादा ही होगा, लेकिन वो एक्सटेंसिव के जैसा नहीं होता है, पूरा का पूरा फैला हुआ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो एवरी प्लांट इज केयर्ड प्रॉपरली, और हर एक प्लांट को अच्छे से केयर भी करना पड़ता है हर एक दिन। जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फ्लोरिकल्चर, ये देखो इसमें फूल उगाए गए, फ्लोरिकल्चर दिखाई दे रहा है आपको, फ्लावर्स। ओके, तो हर एक प्लांट को अच्छे से केयर नहीं करेंगे तो इनको, अगर आप ही सोचिए ना, अगर फ्लावर्स अच्छे नहीं रहेंगे तो क्या उनको कोई खरीदेगा,
जब आप भी कभी बाजार जाते होंगे फूल खरीदने, है ना, फूल की ज़रूरत तो सबको घर में पड़ती ही है, तो जब आप फूल खरीदने जाते होंगे तो क्या आपको कोई मुरझाया फूल देगा, खराब फूल देगा, तो क्या आप वो लोगे? नहीं, आप क्या बोलोगे, ये तो मुरझाया है, मुझे ये नहीं चाहिए, है ना, कुछ भी उसमें गड़बड़ी रही तो हम नहीं लेंगे, हमको तो अच्छे अच्छे सुगंधित फूल चाहिए, अच्छे वाले चाहिए, है ना। तो इसीलिए हर प्लांट की इसमें अच्छे से केयर करेंगे तभी तो अच्छा दाम मिलेगा, नहीं तब तो आपके फूल खराब हो जाएंगे। समझिए किसी पौधे को कुछ बीमारी लग गई, कोई कीड़े लग गए, ओके, तो इन सारी चीज़ों का भी बहुत ही ख्याल रखना पड़ता है। समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। इन रिसेंट टाइम्स, अभी आज की बात की जा रही है, यूज ऑफ इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ग्रीन हाउसेज एक्सेट्रा इज बिंग मेड फॉर गेटिंग मोर प्रॉफिट। देखो बच्चों, अभी ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए किस किस चीज़ों का यूज़ किया जाता है इन खेतों में, तो इरिगेशन, ओके, एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स मतलब वो खादें, रासायनिक खादें, उसके बाद ग्रीन हाउस, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का उपयोग किया जाता है। वाई? फॉर गेटिंग मोर प्रॉफिट, क्योंकि अगर आप अच्छे से पौधों की देखभाल करते हो, सब कुछ अच्छी क्वालिटी का यूज़ करते हो, तो आपके पौधे भी क्या होंगे, अच्छे होंगे, फूल भी अच्छे निकलेंगे, जिससे आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है ना आपको? आगे देखिएगा। मेजर प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्टिकल्चर आर फ्लावर्स लाइक लिली, जरजेब्रा, तुलिप। देखो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं हॉर्टिकल्चर के, जैसे कि फ्लावर्स में क्या क्या किस किस चीज़ों की खेती की जाती है, तो लिली, जरजेब्रा, ये भी एक तरीके का फूल है, ओके, फिर तुलिप, ये भी फूल है, पता है ना, बचपन में पढ़ा था ना, फ्लावर्स नेम, 10 फ्लावर्स नेम लिखो, 15 लिखो, ऐसे करके टीचर्स देते थे ना, तो वही डहेलिया, उसके बाद क्रिसैंथेमम, मैरीगोल्ड, ओके, तो ये सभी किनके नाम है, फूलों के नाम है, ओके। दीज फेच अ गुड प्राइस इन द मार्केट, और इन सभी का अच्छा प्राइस मिलता है मार्केट में, ओके, ये सारे फूलों का। अगर आपके फूल एकदम अच्छे दिखने में अच्छे हैं तो आपको अच्छा खासा आप मुनाफा इसमें कमा सकते हो, समझे। तो देखो, फूलों से भी एक बिजनेस किया जा सकता है, और अच्छे से अगर आप उसमें भी मन लगा करके काम करोगे तो बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो बहुत हमने फूलों की बात तो बहुत कर ली, अब चलिए फलों की बात कर लेते हैं, अब कुछ खाने वाली बात कर ली जाए, है ना, अभी तो बस सुगंध लेने वाली कर रहे थे। चलिए देखते हैं। डिफरेंट नेटिव एंड एक्सोटिक फ्रूट्स लाइक मैंगोज, कस्टर्ड एप्पल्स, grapes, bananas, pomegranates, dragon fruit, cherries, oranges, raspberries, strawberries, mulberries, etc. are cultivated in fruit farming। देखो बच्चों, फ्रूट फार्मिंग में अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स उगाए जाते हैं, कई नेटिव भी होते हैं, कई एक्सोटिक भी होते हैं, मतलब देसी और विदेशी, ठीक है, दोनों ही होते हैं। जैसे कि मैंगोज हो गए, मतलब मैंगोज को तो कौन नहीं जानता, सबको पसंद होगा, है ना। जब आम का सीजन आता है तो कितना खाते हैं, मज़ा आता है ना खाने में, है ना। तो वो हो गया आपका मैंगो। उसके बाद कस्टर्ड एप्पल। अच्छा, कस्टर्ड एप्पल क्या होता है पता है आपको? इसको कहा जाता है ना हिंदी में सीताफल। अगर आपने नहीं खाया होगा, खाया तो होगा, ये एक बार गूगल पे सर्च करके देखना, आपको उसका फोटो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया सीताफल। उसके बाद पोमीग्रेनेट, तो किसको नहीं पता, ये तो कॉमन सी चीज़ है। फिर ड्रैगन फ्रूट, ओके, तो ये सभी अलग अलग फ्रूट्स के नाम हैं। तो इन सारी चीज़ों को, स्ट्रॉबेरीज, मलबेरीज मतलब सहतूत, पता है ना, रसबेरीज, ऑरेंजेस, तो ये सभी फ्रूट्स फ्रूट फार्मिंग के अंतर्गत आते हैं, इनकी खेती की जाती है, ओके। कहाँ कहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है कि एट प्लेसेस लाइक महाबलेश्वर, पंचांगनी, पुणे, नागपुर, जलगांव, नासिक एक्सेट्रा कंट्रीज हैविंग, मतलब इन जगहों पे ये टाइप की खेती की जाती है, मतलब ये सारे फ्रूट्स यहाँ पे उगाए जाते हैं। और कंट्रीज हैविंग मेडिटेरियन क्लाइमेट, फ्रांस एंड इटली आर फेमस फॉर हॉर्टिकल्चर, यानी कि जहाँ पे जिस भी कंट्रीज में क्या है, मेडिटेरियन क्लाइमेट रहता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट आपने ज्योग्राफी में जरूर से पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो इस क्लाइमेट में जो भी आपके देश आते हैं, जैसे कि फ्रांस एंड इटली, यहाँ ये सभी फेमस है किसके लिए, तो हॉर्टिकल्चर के लिए फेमस हैं, ओके। समझ में आया आपको? देखो यहाँ पे कैसे एक एक करके पेड़ लगाए गए आपको दिखाई दे रहा है। क्या है ये, क्या है, लाल लाल दिखाई दे रहा है, हाँ जी, देख करके समझ में आता होगा, बताइए क्या है, कभी खाया है? अरे ये देख करके समझ में आ रहा है मुझे ना, आप कमेंट करके बताना कि ये क्या है। अभी अभी ऊपर हमने उसका नाम भी देखा, ओके, तो देख करके तो आपको पक्का समझ में आता होगा, तो कमेंट करके बताना कि इस फल का नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फ्रूट, ओके। चलो आगे चलते हैं स्टूडेंट।
ओके यहाँ पे हमने ये जो कमर्शियल फार्मिंग थे ना, इसके चारों टाइप्स स्टूडेंट खत्म कर लिए हैं। ओके मैंने आपको ये टाइप्स ऑफ फार्मिंग, देखो वी हैव कंप्लीटेड दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फर्स्ट वन इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड सेकेंड वन इज कमर्शियल फार्मिंग। एंड इन सब्सिस्टेंस फार्मिंग इट इज क्लासिफाइड इन 2 कैटेगरीज, मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो कि इसके 2 टाइप हैं। ओके फर्स्ट वन इज इंटेंसिव एंड द सेकेंड वन इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फिर कमर्शियल फार्मिंग में 4 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज एक्सटेंसिव ग्रेन फार्मिंग, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है इन डिटेल, राइट। नेक्स्ट प्लांटेशन फार्मिंग एंड देन मार्केट फार्मिंग एंड लास्ट वन इज हॉर्टिकल्चर फार्मिंग। ओके हॉर्टिकल्चर एंड फ्लोरिकल्चर, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे क्या आता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ओके डू यू नो, ये तो आपको पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में? हाँ जी पता है, चलो हम बता देते हैं, पूरा ऊपर से बता देती हूँ। सुनो, ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब क्या, ऐसी फार्मिंग जिसमें ना कुछ भी हम लोग केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे। जो भी यूज़ करेंगे सब कुछ कैसा रहेगा, केमिकल फ्री रहना चाहिए। जैसे कि अगर हमको खेतों में खाद डालनी है, मैन्योर डालना है, तो वो हम बाजार से नहीं खरीद करके लाएंगे, मतलब केमिकल वाली चीज़ें नहीं लाएंगे। केमिकल खाद भी मिलती है ना बाजार में, तो वो हम नहीं लाएंगे, बल्कि जो ये होता है ना, कचड़े को सड़ा करके बनाया जाता है खाद, वो, और केचुओं से खाद बनाया जाता है वो, या फिर गाय का जो गोबर होता है, गोबर वगैरह, इन सबको, ये जो कचड़े होते हैं उनको मिला करके जो खाद बनाया जाता है, उस खाद का उपयोग इस खेती के अंदर किया जाता है। तभी तो ये ऑर्गेनिक मतलब, और ऑर्गेनिक मतलब क्या, प्राणियों, ये कुछ भी इसमें रासायनिक आएगा ही नहीं, सब कुछ ऑर्गेनिक ही रहेगा। ओके समझ में आ रहा है आपको? तो ये तो खाद की बात हो गई। अब समझिए, आपके फसल में कीड़े लग गए, आपको अभी कीटनाशक डालना है, पेस्टिसाइड्स। ओके तो ये भी हम रासायनिक नहीं यूज़ करेंगे, केमिकल वाला हमको नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नीम की जो पत्तियाँ वगैरह नहीं होती हैं, तो उनका जो मतलब कीड़े भगाने का ऐसा कुछ रहेगा, तो वो उसका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो यहाँ पे दिया है ना, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स, देखो फॉर कंट्रोलिंग पेस्ट, ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स लाइक नीम कैन बी यूज्ड। ओके ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड जैसे कि नीम है, तो नीम को यूज़ किया जा सकता है। ओके और इस टाइप की खेती करने से, मतलब खेती में क्या होता है ना बच्चों, जो कुछ भी प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जैसे अभी अगर हम लोग दूसरी खेती की बात करें तो उसमें क्या किया जाता है, जो केमिकल वाली चीज़ें होती है उनका उपयोग कर लिया जाता है। इससे क्या होता है, जो आपकी फसल है वो उतनी हेल्दी नहीं रहती है, मतलब उसको हम खाएंगे तो हमको वो नुकसान भी कर सकता है, लेकिन इसमें जो कुछ भी उगता है वो एकदम हेल्दी होता है। अगर आप उसको खाओगे तो आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सब कुछ इसमें बहुत ही अच्छा रहता है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये भी एक तरीके की फार्मिंग है, ओके, जिसमें कुछ भी केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं की जाती हैं। ओके क्लियर है ना आपको? चलो आगे चलते हैं। आगे अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एग्रो टूरिज्म। एग्रो टूरिज्म क्या है स्टूडेंट? तो टूरिज्म मतलब क्या होता है? टूरिज्म मतलब क्या होता है, जैसे बाहर से लोग आते हैं ना कोई एक पर्टिकुलर प्लेस को देखने के लिए। ओके सो ये क्या हो गया, टूरिज्म प्लेसेस होते हैं। कई सारे प्लेसेस ऐसे हैं ना जहाँ पे लोग बस देखने के लिए उसको आते हैं, उसका नाम बहुत सुन रखा है, उसको देखने के लिए आते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से आपका एग्रो टूरिज्म भी होता है, मतलब गांव वाले क्षेत्र जहाँ पे ये खेती वगैरह की जाती है उसको देखने के लिए शहर से लोग आते हैं। ओके तो वो क्या होगा स्टूडेंट, एग्रो टूरिज्म। ओके तो एग्रो टूरिज्म इज अ न्यू फील्ड इन टूरिज्म, मतलब ये एग्रो टूरिज्म जो है ये एक नया फील्ड है टूरिज्म में। इन द ट्रॉपिक्स वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आर कल्टिवेटेड, हेंस देयर इज ग्रेटर स्कोप फॉर एग्रो टूरिज्म। यानी कि जो भी आपके ट्रॉपिक्स के रीजन है, कंट्रीज वगैरह हैं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स क्या किए जाते हैं, कल्टीवेट, यानी उनकी खेती की जाती है। तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर स्कोप है फॉर एग्रो टूरिज्म, मतलब यहाँ पे लोग आ सकते हैं देखने के लिए और इनसे इनका बहुत फ़ायदा भी हो सकता है, क्योंकि लोग आएंगे तो जब हम उनको घुमाएंगे यहाँ पे वो लोग पैसे वगैरह भी खर्चा करेंगे ना, कुछ चीज़ खरीदेंगे। जिस गाड़ी का यूज़ किया, बैलगाड़ी वगैरह, देखो जैसे ये बैलगाड़ी पे जा रहे हैं तो फ्री में तो जाएंगे नहीं, यहाँ पे वो लोग पैसा पे करके ही जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो गाँव के रहने वाले लोग हैं उन्हीं का ही फायदा होगा, है ना, क्योंकि ये जो लोग आते हैं देखने के लिए, ये पर्यटक मतलब जो भी टूरिस्ट रहते हैं,
तो वो पैसे दे करके ही आते हैं ना। जैसे उनको कोई गाड़ी पहुंचा रही है या फिर गाड़ी में बैठ के पूरा बहुत सारा जगह उसको घूम रहे हैं, तो वो गाड़ी वाले का वहाँ पे वो जो रहता है उसका फायदा हुआ कि नहीं। कोई एक गार्ड मतलब ये दिखाने वाला रहता है टूरिस्ट प्लेसेस को, क्योंकि उसको सब कुछ अच्छे से पता है, तो वो सब दिखाएगा, ये वहाँ है वो यहाँ है, तो वो भी ऐसे फ्री में तो दिखाएगा नहीं, उसका भी तो पैसा, मतलब उसको भी तो पैसे मिलते होंगे ना। समझ में आ रहा है आपको। सो इन एग्रीगेरियन कंट्रीज द रूरल लाइफ, लोकल कस्टम्स एंड कल्चर आर यूटिलाइज फॉर एग्रो टूरिज्म। अभी रूरल जो एरियाज, मतलब जो एग्रेरियन कंट्रीज है, मतलब जहाँ पे ये खेती की जाती है, ठीक है, तो उनका जो रूरल लाइफ होता है या फिर लोकल जो कस्टम है, यानी कि जो पारंपरिक ये संस्कृति वगैरह है, परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, तो ये सभी का यूज़ किया जाता है एग्रो टूरिज्म के लिए। मतलब उनको ये सारी चीज़ें दिखाई जाती है कि देखो हमारे यहाँ पे ऐसे होता है, ये संस्कृति है, ये रीति रिवाज है, इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को। तो यही है एग्रो टूरिज्म, और ज़्यादा कुछ इसमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है कि आप नहीं समझ पाओगे। टूरिज्म तो समझते ही हो, बस यहाँ पे एग्रो लगा दो, एग्रीकल्चर, एग्रो फॉर एग्रीकल्चर। ओके, समझ में आ रहा है आपको। फिर यहाँ पे आगे वही बात बोली गई है कि जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, सिटी ड्वेलर्स, यानी कि जो सिटी में रहने वाले लोग हैं, ड्वेलर्स यानी निवासी होता है, ठीक है। सो आर क्यूरियस अबाउट द फार्मर्स लाइफ एंड एनवायरमेंट। उनके मन में जिज्ञासा आती है ना कि जो लोग रहते होंगे गांव के लोग, फार्मर्स वगैरह लोग, वो उनका एनवायरमेंट और उनके प्रति उनके मन में क्या आता है, जिज्ञासा आता है उनकी लाइफ की, उन लोग का जीवन कैसा होता होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मेनी ऑफ देम विजिट रूरल एरियाज जस्ट टू सी दिस। तो इसीलिए जो लोग रहते हैं वो बस उनके मन में ये जिज्ञासा आती है किसानों की लाइफ को देखने के लिए, उनके जीवन को, ठीक है, उनका एनवायरमेंट देखने की ऐसे उनके मन में आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आते हैं वहाँ पे उनको देखने के लिए, ठीक है, उनकी परंपराएं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए आते हैं। और इससे क्या होता है, तो ये वहाँ का जो देखो यहाँ पे दिया, एग्रो टूरिज्म इज फाइनेंशियली बेनिफिशियल फॉर द फार्मर एंड हिज विलेज, ठीक है। तो उनसे इनको क्या मिलता है, जब वो लोग यहाँ पे आते हैं तो एक तरीके से उनको फाइनेंशियल हेल्प ही मिलती है। समझ में आया स्टूडेंट। तो ये हो गया एग्रो टूरिज्म। तो ये कंसेप्ट एकदम छोटा सा, ये ज़्यादा कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं है जो आप नहीं समझ पाओगे। चलो ये तो हमने सीख लिया। अभी लास्ट टॉपिक एक और बचा हुआ है, मार्केटिंग सिस्टम। इसको भी हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन उससे भी पहले यहाँ पे आप लोग को कुछ फिगर में दिखाया गया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, यूज योर ब्रेन पावर। यहाँ पे आपको करना क्या है स्टूडेंट, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कई तरीके के फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, कई तरीके के मतलब फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसको मूली को देख सकते हो, ये एकदम ताजी ताजी मूली है, ये थोड़ी सी मतलब कैसे अच्छी नहीं लग रही। तो जो आपको देखो यहाँ पे ये जो सब्जियां या फिर ये जो फ्रूट्स दिखाए गए हैं, इनमें से जो आपको पसंद है उनके सामने आप ऐसे टिक मार्क कर दो, सीधा साइन, ऐसे ट्रू का निशान लगाते हैं ना। देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मुझे तो ये वाली मूली पसंद आएगी, कोई भी रहेगा तो इन दोनों मूली आपको दे दिया जाए, लो अभी तुम पसंद करो, कौन सा लोगे, अच्छी वाली लेंगे, है ना, जो देखने में एकदम सुंदर है उसी को लेंगे। फिर ये दोनों आम में से कौन सा आम आपको पसंद आएगा, अभी जो जिनको कच्चे आम पसंद होंगे, खट्टे खट्टे कच्चे आम, वो तो कच्चा आम पसंद करेंगे, लेकिन जिनको मीठे मीठे रसीले रसीले आम पसंद होंगे वो बोलेंगे नहीं नहीं हमको तो ये चाहिए। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बोलो क्या चाहिए आपको, आप बोलोगे ये वाला चाहिए। अगर इसमें देखोगे तो ये वाला चाहिए। अगर इन दोनों में डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना, पर देखने में जो सुंदर लगेगा उसी को आप लोगे। इन दोनों में से कौन सा लोगे, ये वाला लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। तो बस यहाँ पे यही आपको करना था, और इसके बारे में अपने टीचर के साथ आप चर्चा करो ऐसा क्यों है। ओके, चलो अभी ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते थोड़ा इसी से रिलेटेड, और फिर उसके बाद हम फाइनली हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, मार्केटिंग सिस्टम, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। ओके, तो हर चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ भी चीज़ यहाँ पे छोड़ नहीं रहे हैं। So after discussion, you may have realized that those fruits and vegetables that look fresh and attractive may not have been ripened using proper methods. देखो बच्चों, अभी आपने ये फिगर भी देखा, डिस्कस भी किया अपने टीचर के साथ, तो एक चीज़ आपके बात समझ में आई होगी कि ये जो अच्छी दिखने वाली, एकदम ताज़ा ताज़ा दिखने वाली जो सब्जियां वगैरह हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो एकदम नेचुरल प्रोसेस से उनको पकाया जाता है, ऐसा नहीं होता है। उसको ना उसके ऊपर कुछ केमिकल्स वगैरह, मतलब उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए, फ्रेश बनाने के लिए कुछ केमिकल्स वगैरह का भी यूज़ कर लिया जाता है। समझ में आ रहा है आपको, जो आर्टिफिशियल केमिकल्स वगैरह होते हैं उनका यूज़ करने से क्या होता है, जैसे कि कोई मतलब रासायनिक खाद है, अगर हम उसका यूज़ करते हैं केमिकल वाला, तो आपकी जो मतलब जो भी आपने सब्जियां आप उगा रहे हो वो जल्दी से उग जाती है, जल्दी से बड़ी हो जाती है। ओके,
तो ऐसे चीज़ों का इसमें यूज़ किया जाता है। क्यों किया जाता है? ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, क्योंकि सबके मन में लालच होता है ना कि हमें क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। अगर हमने ऐसे ही उसको नेचुरल मतलब प्रकृति पे छोड़ दिया कि आराम से वो बढ़ती रहेंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फसल अच्छी ना हो, मतलब आपकी जो सब्जी है वो अच्छे से ना हो गई। इसके लिए क्या करते हैं किसान लोग? केमिकल्स वगैरह का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दिखने में जो ताज़ी हरी सब्जियां हैं वो ऐसा नहीं है कि वो मतलब केमिकल फ्री है, ऐसा नहीं, उसमें केमिकल का यूज़ किया ही जाता है। ठीक है, अट्रैक्टिव बनाने के लिए वो प्रॉपर मेथड से मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, कई तो प्रॉपर मेथड से उगाएंगे तो भी अच्छी उग जाती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सब्जियां तो दिखने में एकदम अच्छी हैं, सुंदर है, ताज़ी ताज़ी दिख रही, वो प्रॉपर मेथड से ही उगाई गई हैं। ओके, एट टाइम्स इन ऑर्डर टू गेट द प्रोड्यूस अर्लियर आर्टिफिशियल केमिकल्स पेस्टिसाइड्स आर एम्प्लॉयड प्रोफ्यूजली, यानी कि क्या किया जाता है? उनको जल्दी से पकाने के लिए, जल्दी से समय से पहले ही उनको पकाने के लिए, अच्छा करने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए आर्टिफिशियल जो केमिकल्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनका ज़्यादा मात्रा में यूज़ किया जाता है, क्योंकि उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोगों के स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा, बस यूज़ करना है बहुत ज़्यादा मात्रा में केमिकल वाली चीज़ें और फिर अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, उनका मेन एम ये होता है। This facilitates quickly production and the produce appears fresh and attractive. However, such products are harmful to health. Also, they do not last long after purchase. सुनिएगा बच्चों ध्यान से, अभी केमिकल वाली चीज़ों का तो यूज़ कर लिया, लेकिन इसकी वजह से क्या होता है? ये बात तो सही है कि उसकी वजह से आपका जो वेजिटेबल है वो तो फ्रेश और अट्रैक्टिव दिखेगा, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव डालते हैं। क्योंकि आप ही सोचिए ना, नेचुरल प्रोसेस और केमिकल वाली चीज़ें हमको नुकसान नहीं करेंगे, आप वो चीज़ें खाओगे तो, है ना, लेकिन फिर भी अभी आज के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि सबके मन में है हाँ हमको ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन क्या करें, अभी बाजार से ही सब्जियां लाएंगे, कहीं हम तो खेत में जा कर के उगा नहीं रहे, जो वहाँ पे हमको ताज़ी हरी दिखेंगी हम वही लेकर के आएंगे। अब हम तो ये देख करके पता नहीं लगा सकते कि हाँ ये प्रॉपर मेथड से उगाया गया है या फिर इसके ऊपर केमिकल्स का यूज़ किया गया है, राइट। इसीलिए जब भी सब्जियां वगैरह आप लाते हो ना, तो एक काम किया करो, मतलब आप कोशिश किया करो उसको अच्छे से साफ करके फिर हम लोग उसकी सब्जी बनाएं। अभी आप लोग तो बनाते नहीं होंगे, आपकी मम्मी, ठीक है, कभी गोभी वगैरह लाते हैं तो उसको उबाल करके बनाना चाहिए, पता है ना, तो वही यहाँ पे दिया गया है। चलो, और ये जो सब्जियां होती है ये खरीदने के बाद मतलब ज़्यादा टाइम तक नहीं टिक पाती है, देखो यहाँ दिया एज ऑल्सो दे डू नॉट लास्ट लॉन्ग आफ्टर परचेज, मतलब परचेज करने के बाद ये ज़्यादा देर तक नहीं चल पाती है। चलिए ये बात तो क्लियर हो गई, बस इसमें इतना ही बताया गया था आपको सब्जियों के बारे में, ये जो इतना सारा इसमें मिलावट की जाती है, ठीक है। चलिए अभी हम लोग लास्ट टॉपिक यहाँ पे देखेंगे, मार्केटिंग सिस्टम। ओके, तो ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आपका ये लेसन पूरा के पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया है, चलो जल्दी से इसको भी ख़त्म करते हैं। मार्केटिंग सिस्टम, मार्केट मतलब आपको पता है भाई, मार्केट बाजार, ओके। सिस्टम, तो एक सिस्टम होता है मार्केटिंग सिस्टम, ओके। सो मार्केटिंग सिस्टम आर नेसेसरी फॉर मेकिंग द गुड्स प्रोड्यूस बाय द फार्मर्स अवेलेबल इन द कंज्यूमर एट अ फेयर प्राइस एंड इन टाइम। देखो बच्चों, मार्केटिंग जो सिस्टम है वो क्यों नेसेसरी है, व्हाई इज इट नेसेसरी? यस, किसी को पता है क्यों नेसेसरी है, बताओ। क्योंकि देखो जो फार्मर्स होते हैं, ओके, वो जो कुछ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन का उनको उचित दाम मिलना चाहिए, ओके, फेयर प्राइस उनको मिलना चाहिए और सही टाइम पे वो मार्केट में पहुंचना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे उस चीज़ की डिमांड है वहाँ पे वो सही टाइम पे पहुंचे। प्रोडक्शन तो हो चुका है लेकिन यहाँ पे लोग बैठे हैं उसको लेने के लिए, लेकिन यहाँ से वो वहाँ पे पहुंचा ही नहीं, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे प्रोडक्शन का, आप ही बताइए ना, क्या फ़ायदा? क्योंकि उधर तो लोग बैठे हैं, उसकी डिमांड है, लेकिन ये पहुंच ही नहीं पा रहे क्योंकि फार्मर नहीं पहुंचा पा रहे। तो इसके लिए मार्केटिंग सिस्टम आपका अच्छा होना चाहिए। जब मार्केटिंग सिस्टम अच्छा रहेगा तभी तो यहाँ से यहाँ तक जहाँ पे वो डिमांड है, ठीक है, उसको आप पहुँचा पाएंगे, ओके। इसकी वजह से आपको अच्छा दाम भी मिलेगा, फेयर प्राइस भी मिलेगा, ओके। तो ये होता है मार्केटिंग सिस्टम। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग सिस्टम इन कंट्रीज लाइक इंडिया विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी कि जो मार्केटिंग सिस्टम का जो मतलब इम्पॉर्टेंस है वो आपको क्लियर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पॉइंट्स। पहला पॉइंट क्या है यहाँ पे देखिएगा, एग्रीकल्चर इन इंडिया इज स्कैटर्ड ओवर वास्ट एरियाज, यानी कि ये जो एग्रीकल्चर है इंडिया में, ठीक है, तो ये पूरा मतलब बहुत ज़्यादा वास्ट एरियाज, यानी कि ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है कि नहीं, बहुत बिखरा हुआ है।
स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ है, कहीं एक मतलब एक जगह पे खेती की जाए, फिर उसके इधर, मतलब हर जगह एग्रीकल्चर यानी कि खेती तो की ही जाती है, ठीक है। ऑल फार्मर्स आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड, और सबके सब फार्मर्स क्या है, ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं है, यानी कि सबके सब एक जगह है क्या, नहीं, एक जगह नहीं है। सब फार्मर से जा करके वो जो भी प्रोड्यूस कर रहा है वो लाना पड़ेगा, मतलब या तो वो फार्मर ला करके क्या करे, एक जगह पे करे, तब जाके वहां से जहाँ पे डिमांड है उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, देखो अभी सब फार्मर्स तो एक जगह पे है नहीं, ओके, कि एक कोई व्यक्ति गया और वहां से वो सामान लिया और फिर जहाँ पे जरूरत है वहां पे दे दिया, ऐसा तो है नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है ना स्टूडेंट, सुनिएगा ध्यान से। देखो ज़्यादातर फार्मर्स क्या होते हैं बच्चों, एक तो उनका इकोनॉमिक कंडीशन मतलब अच्छा नहीं होता, और दूसरा वो ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे भी नहीं होते। वैसे तो आजकल के फार्मर्स भी पढ़े लिखे होते हैं, पर फिर भी ठीक है। तो वो कहाँ पे उसकी डिमांड है, वो अपने प्रोडक्शन को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाते। इसके लिए क्या बनाया गया है ना कि दैट इज़ वाई द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमिटी इज एस्टेब्लिश्ड एट द तालुका लेवल। मार्केट कमिटी को एस्टेब्लिश किया गया है एट तालुका लेवल, तालुका लेवल पे, तालुका आपको पता है ना, ओके। एंड एट दिस प्लेसेस फार्मर्स ब्रिंग देयर प्रोडक्ट एंड सेल टू द ट्रेडर्स। क्या करते हैं, अभी ये जो तालुका लेवल पे ये जो मार्केटिंग कमेटी बनाई गई है, यहाँ पे जो फार्मर्स लोग हैं वो आते हैं और अपना जो भी उनका प्रोडक्शन रहता है वो वहाँ पे ट्रेडर्स को बेच करके चले जाते हैं, ठीक है। और फिर ये ट्रेडर जहाँ पे भी लेकर के जाना है, जहाँ पे भी डिमांड है उसको वो पहुँचाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सारे फार्म जैसे एक तालुका है तो वहाँ के जितने भी फार्मर्स रहेंगे अपना पूरा प्रोडक्शन ला करके वहाँ पे बेच देंगे और फिर वो ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है। तो मार्केटिंग सिस्टम अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये अच्छा नहीं रहा फिर तो ये जो फार्मर्स है उनको उचित दाम मिल ही नहीं पाएगा, है ना, क्योंकि कहाँ पहुँचाना है, कहाँ पे उसकी डिमांड है, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे चलते हैं। एज फार्म प्रोड्यूस इज पेरिशेबल देयर हैज टू बी अ प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर इट्स सेल। देखो बच्चों, जो आपका फार्म प्रोड्यूस है, ओके, ये क्या होता है, पेरिशेबल, यानी कि वो जल्दी खराब होने वाला होता है। जैसे सब्जियां वगैरह उगी हुई हैं तो अगर उनको सही टाइम पे सही प्लेस पे नहीं पहुंचाएगा तो वो खराब भी हो सकती है। खराब हो सकती है मतलब बासी हो सकती है। देखो बासी सब्जी होती है तो कभी लाते हो क्या, नहीं, हम तो ताजी ताजी सब्जियां देख करके लाते हैं। समझ में आ रहा है आपको। तो ये क्या होती है, पेरिशेबल होती है, इसीलिए इनका प्रॉपर अरेंजमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी तो वो अच्छे प्राइस में बिक पाएंगी, नहीं तो वो अच्छे प्राइस में नहीं बिक पाएंगी। समझ में आ रहा है। Institute like farmers organizations, consumer societies, etc. help in this task and try to protect farmers from the exploitation by agents, mediators and others. अब जो कई सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, जैसे कि फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस, कंज्यूमर सोसाइटीज़, तो ये सभी क्या करते हैं, इनकी हेल्प करते हैं कि जल्द से जल्द उनके जो भी प्रोडक्शन है उनको प्रॉपर प्लेसेस तक पहुंचा दिया जाए जहाँ पे भी उसकी डिमांड है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो फार्मर्स लोग हैं, ये जो मीडिएटर्स होते हैं या फिर जो एजेंट्स लोग होते हैं, वो फार्मर्स को क्या करते हैं, चीटिंग करते हैं, अपने ज़्यादा मुनाफा कमा लेते हैं, उनको कम देते हैं। तो उनसे बचाने में ये लोग क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो बस ये था आपका मैनेजमेंट सिस्टम, और कुछ भी यहाँ पे दिया गया, इसको आप रीड कर सकते हो, ओके। चलो एक बार रेडी कर देते हैं, इसको भी समझ लेते हैं ना। अभी इतना सारा पढ़ लिया तो ये भी पढ़ लेते हैं, हर चीज़ पढ़ना चाहिए। तो सम ऑफ द फार्म प्रोड्यूस इज डायरेक्टली यूज बाय इंडस्ट्रीज एज रॉ मटेरियल। देखो बच्चों, कुछ फार्म प्रोड्यूस ऐसे होते हैं जिनका यूज़ ना फैक्ट्रीज वगैरह में डायरेक्टली रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपसे बोलूँ तो कोई भी चीज़ आप ले लो ना, जैसे समझिए कि क्या बनाना है, केचप बनाना है, ठीक है। तो केचप किसका बनता है, आप लोग जानते ही होंगे, टोमेटो का बनता है, ठीक है। तो अभी मतलब केचप बनाने वाली कोई एक कंपनी है, फैक्ट्री है, तो वहाँ पे क्या बनाया जाता है, केचप बनाया जाता है। तो वहाँ पे रॉ मटेरियल क्या होगा, कच्चा माल क्या होगा, वो टोमेटो होंगे, टमाटर होंगे ना, टमाटर आएंगे फिर जाके उसका केचप बनाया जाएगा, ठीक है। तो कई सारे ऐसे ही कई सारे फार्म प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ये तो मैंने टमाटर लिया एग्जाम्पल के लिए, टमाटर भी हो सकता है, टमाटर कच्चे माल के तौर पे इस फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है, केचप बनाने वाली फैक्ट्रीज में। वैसे ही अगर कोई आम बनाने वाली आम कैसे बनाएगा, है ना, फैक्ट्री में आम कैसे बनेगा। तो कोई एक फैक्ट्री है जो क्या बनाते हैं, मैंगो जूस बनाते हैं, है ना, फ्रूटी वगैरह या फिर और भी जो अलग अलग आते हैं ना, तो मैंगो जूस बनाते हैं। तो अब मैंगो जूस किससे बनेगा, मैंगो आएगा तभी बनेगा, बिना मैंगो के तो बनेगा नहीं, राइट। तो मैंगो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉ मटेरियल, ओके। तो वहाँ से ये फार्म प्रोड्यूस है, एक तरीके से फार्म प्रोड्यूस ही है ना, वहाँ से आया कच्चे माल के तौर पे इसका इस फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है
कि सम ऑफ द फार्म प्रोड्यूस इज डायरेक्टली यूज्ड बाय इंडस्ट्रीज एज अ रॉ मटेरियल। ओके, इंटरनेशनल मार्केट्स आर नाउ बिकमिंग इजीली अवेलेबल फॉर फार्म प्रोड्यूस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, और ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट्स हैं वो बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। ठीक है, मेनी प्रोग्रेसिव फार्मर्स आर यूजिंग द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन देयर फार्म्स, और कई सारे फार्मर्स ऐसे हैं जो अपने फार्म्स में, अपने खेती में जो अभी मॉडर्न टाइम्स में जो टेक्नोलॉजी है उसका वो लोग यूज़ करते हैं। ऑल्सो दे सेल द प्रोड्यूस विथ प्रॉपर पैकेजिंग, और वो अपने जो भी उनका प्रोड्यूस रहता है, जो भी उन्होंने प्रोडक्शन किया उसको प्रॉपर पैकेजिंग के साथ उसको क्या करते हैं, सेल करते हैं। होटल्स एंड मॉल्स ऑल्सो रिक्वायर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, और जो होटल्स और मॉल्स वगैरह होते हैं यहाँ पे भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लार्ज स्केल पे, मतलब उनको भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये सप्लाई किया जाता है। बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट देयर प्रोडक्ट गेट सोल्ड इन लोकल एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स, और जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल और लोकल मार्केट्स में बेचे जाते हैं बाय एडवर्टाइजिंग ऑन द इंटरनेट पे एडवर्टाइजिंग करके। समझ में आया आपको? तो बस बच्चों यहाँ पे फाइनली ये फिनिश्ड हो गया। अभी इजराइल के बारे में है, थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इजराइल में इस तरीके से खेती की जाती है। ओके, पढ़िएगा या फिर छोड़ देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही इजराइल के बारे में बताया गया कि इजराइल कैसे खेती में सबसे आगे बढ़ चुका है, क्योंकि इन्होंने खेती पे ज़्यादा ध्यान दिया इसके वजह से। ओके बच्चों, तो आपका ये जो लेसन नंबर 8 है, 8 ही था ना, 8 और 9, लेट्स चेक, या लेसन नंबर 9, ओके, एग्रीकल्चर, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आप लोगों को ये लेसन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत बड़ा ये वीडियो हो गया है, पर क्या करें, लेसन ही बड़ा था तो वीडियो तो लंबा होगा ही ना। तो अगर आपको एक बार में नहीं पढ़ना होता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़ो, है ना, 10-15 मिनट पढ़ो, उसके बाद फिर रेस्ट लो, फिर बाद में पढ़ना। ओके, लेकिन पूरा पढ़िए। और ये भी बता दूं कि इस लेसन के क्वेश्चन आंसर का जो वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो स्टूडेंट। यही नहीं, इसके जो जितने भी चैप्टर्स हैं आगे के या फिर पीछे के, सब कुछ मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाओ और देखो। और ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जितने भी सब्जेक्ट हैं सब चीज़ के आपको एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर सब कुछ अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स जाइए और आप बस अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए, हाँ, क्योंकि मैं आपके कमेंट का वेट करती हूँ, तो ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।